हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि अभी क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का रन कर रहा है। इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे चैप्टर कवर किए हैं। आप अपने चैनल पे जाके और विजिट कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट एक सेपरेट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको मिलेगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर वन शॉट में कवर किए थे। और आज अपन स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे ही ये चैप्टर हो जाएगा, देखो ये चैप्टर अपने एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे और ज़्यादा आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग में इसके लिए आप जाओगे और डिस्कॉर्ड पे और वहाँ पे जाके इसके असाइनमेंट मिला लीजिएगा, ताकि ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो डिस्कॉर्ड पे जाके जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। और सबसे पहले इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन अपन ले लेते हैं। ठीक है, एक जनरल इंट्रोडक्शन इसका ले लो। देखो, इस धरती पे अपने पास अर्थ पे टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो है अपने पास 118। और इन 118 को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है अपने पास मेटल, ठीक है, एक अपने पास यहाँ पे है क्या, नॉन मेटल, और एक अपने पास यहाँ पे आपको मिलेगा मेटेलॉइड। ठीक है, ये अपने पास हो गई। तो मेटल मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये आपके मिलेंगे। अब देखो मेटल क्या होते हैं, जिनके अपने पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो एक होंगे, या तो दो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बाहर वाली सेल में अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 हो तो वो मेटल कहलाएंगे। जैसे आप देख सकते हो सोडियम है, अब सोडियम 11 पे आता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो यहाँ अपने पास 2, यहाँ 8 और KLM के अंदर कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपने पास जैसे मान लो मैग्नीशियम का लिख लो, मैग्नीशियम 12 पे आएगा तो 2, 8 और 2 लिख दिया। ऐसे मान लो मैंने एल्यूमिनियम लिख दिया, एल्यूमिनियम अपने पास 13 पे आएगा तो 2, 8 और 3 लिख दिया। तो इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर ये बाहर वाला कक्षक हो जाएगा ना। ठीक है, बाहर वाला अपने पास ये अपने पास क्या हो गया, शेल हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो मेटल होंगे। इसका मतलब अपने पास सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये क्या है, मेटल है। ठीक है, ऐसे अपने पास मेटल को डिफाइन किया गया है। और अगर अपने पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर, अगर अपने पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखते हैं, 4, 5, 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन दिखे तो अपने पास क्या हो जाएंगे, वो सारे नॉन मेटल में गिने जाएंगे। जैसे कार्बन को ले लो, कार्बन अपने पास 6 पे आता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो 2, 4 हो जाएगा। ऐसे नाइट्रोजन का लिख दो तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 5 आ जाएगा। ऐसे अपने पास किसका लिख दो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का लिख दो तो ऑक्सीजन में भी क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ 6 हो जाएगा। ऐसे अपने पास किस में लिख दो, फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन अपने पास कितना हो जाएगा, 2, 7 हो जाएगा। ऐसे नियोन का लिख दो, नियोन 10 पे आता है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 8। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहाँ देख रहे हो 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ये अपने पास सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, और मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड वो होते हैं जिसमें अपने पास क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी मिलती है प्लस नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी मिलती है। तो अगर दोनों की प्रॉपर्टी अपने पास यहाँ पे किसी एलिमेंट के अंदर होती है तो वो मेटलॉइड कहलाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये अपने पास है। अब देखो इसका अपन क्लासिफिकेशन तो कर दिया, संख्या पढ़ लेते हैं। देखो नॉन मेटल अपने पास इस धरती पे टोटल है 17, जिसमें से अपने पास गैसेस का पहले देखो, तो गैसेस आपको यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैसेस मिलेगी, जो कि जितनी भी नोबल गैस है वो हो जाएगी। कौन सी होगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सारी अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैसेज हैं। और ये अपने पास कितनी होती है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ट्रिक के लिए ऐसे ध्यान में रख लो, हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसे ध्यान में यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसे आपको मोनो एटॉमिक गैसेज याद हो जाएगी। और 6 की 6 अपने पास क्या है, नॉन मेटल है। फिर उसके बाद करें तो डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक में अपने पास कौन सी हो जाएगी, देखो मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम, डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम में एग्जिस्ट करती है, जैसे N2, ठीक है, Cl2, F2, ठीक है, ये अपने पास हो गई O2 हो जाएगा और H2। ये अपने पास 5 क्या हो गई, अपने पास डाई एटॉमिक गैसेज हो गई, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो टोटल अपने पास गैसेज नॉन मेटेलिक कितनी है, 11 है। लिक्विड स्टेट के अंदर केवल एक ही है, जो कि अपने पास कौन है, ब्रोमीन।
ठीक है। और सॉलिड स्टेट के अंदर अपने पास कौन कौन सी मिलेगी आपको, जैसे सल्फर मिल जाएगा, कार्बन मिलेगा आपको, ठीक है, आयोडीन मिल जाएगा आपको, सेलूरियम मिलेगा और आपको यहाँ पे फॉस्फोरस मिलेगा। तो 1 2 3 4 5, ये 5 अपने पास यहाँ पे क्या है, सॉलिड नॉन मेटल है। तो टोटल नॉन मेटल कितनी हो गई, 5 ये, 6 ये, 11 और 5 अपने पास कितने हो गए, 16 और 1 ये अपने पास लिक्विड नॉन मेटेलिक हो गया कितना, 17। तो टोटल अपने पास 17 कितनी होगी, नॉन मेटल हो गई। 8 अपने पास मेटलॉइड है, ठीक है, 8 कितने मेटलॉइड हो गए। तो 8 मेटलॉइड अपने पास कौन कौन से हो जाएंगे भाई, इसमें आपके पास मिलेगा एक तो एस्टेटाइन मिल जाएगा, ठीक है, एक टेलूरियम मिलेगा आपको, एक पोलोरियम मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे एंटीमनी मिलेगा, एक आपको यहाँ पे जर्मेनियम मिलेगा, एक बोरॉन मिल जाएगा, एक आर्सेनिक भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एक आपको सिलिकॉन मिल जाएगा, ठीक है। तो हो गई क्या टोटल 8 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसको याद रखने की ट्रिक हो जाएगी, आंटी तेरी पोटैटो की, ये हो जाएगी अपने पास सब्जी, ठीक है, तो सब्जी ऐसे हो जाएगा। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, बासी, ऐसे ध्यान में रख लो आप, ठीक है, आंटी तेरी पोटैटो की सब्जी बासी। ये टोटल अपने पास क्या हो गई, 8 मेटलॉइड हो गई। तो अपने पास देखो टोटल 118 थे, जिसमें से माइनस कर दो 17, तो अपने पास नॉन मेटल, और 8 अपने पास क्या हो गई, मेटलॉइड हो गई। तो टोटल अपने पास कितने बैठेंगे यहाँ पे, 92। तो 92 अपने पास यहाँ पे क्या रहेगी, अच्छा 92 ये हो गई अपने पास 14, ठीक है। देखो 118 में से 25 अगर माइनस करें, अच्छा 93 हो जाएगी, ठीक है। तो 93 अपने पास यहाँ पे क्या हो गई, मेटल्स हो गई, ठीक है। तो ये अपन ने एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया मेटल और नॉन मेटल के बारे में और मेटलॉइड के बारे में। अब अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की कंबाइंड में, बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, और बाद में अपने पास यहाँ पे मेटलर्जी वगैरह ये टॉपिक रहेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल की एक साथ कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैंने सारी प्रॉपर्टी लिख दी है जो अपन को पढ़नी है, और अपन को कंपेयर करा के पढ़नी है, मेटल में क्या होगा और नॉन मेटल में क्या होगा, विथ एक्सेप्शन, अपवाद भी अपन साथ में पढ़ते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेटल से और नॉन मेटल से, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। सबसे पहला आता है लस्टर, ठीक है, सबसे पहला अपने पास कौन सा हो गया यहाँ पे, लस्टर। लस्टर अपने पास क्या होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। देखो अगर आप कोई सैंड पेपर लो और सैंड पेपर से क्या करो, मेटल को अगर रब करो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि मेटल है उसकी सरफेस शाइनिंग हो जाएगी, चमकने लगेगी। भाई मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचाना जाता है, भाई वो चीज़ चमक रही है, ठीक है, वो इसका मतलब वो अपने पास मेटल है, अच्छा वो चीज़ नहीं चमक रही है वो नॉन मेटल है, ऐसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो लस्टर अपने पास क्या हो गया, शाइनिंग हो गया, ठीक है। तो जनरली क्या होते हैं अपने पास जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो इस लस्टर वाली प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है, लस्टर दिखाते हैं मेटल। इसका अगर आप एक्सेप्शन देखो, ठीक है, तो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कौन सा, लेड। और लेड अपने पास क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा डल अपीरियंस होता है इसका, ठीक है। तो लेड अपने पास कैसा अपीरियंस रखेगा, डल अपीरियंस रखेगा, ठीक है, यानी थोड़ा अपने पास ये क्या होता है, चमकता नहीं है, ये ध्यान रखना। नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल अपने पास क्या हो जाएगा, डज नॉट शो, ठीक है, यहाँ पे अपने पास नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डज नॉट शो, ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे शाइनिंग अपने पास नहीं दिखेगा। तो डज नॉट शो शाइनिंग, यानी लस्टर यहाँ पे ये नहीं दिखाता है, समझ में आ गई बात ये। पर कुछ अपने पास नॉन मेटल यहाँ पे है जो क्या करते हैं, यहाँ पे शाइनिंग दिखाते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट आपके पेंसिल में होता है, तो पेंसिल की आगे से नोक क्या होती है, थोड़ी चमकती हुई शाइनिंग करती हुई आपको सरफेस दिखती है। तो ग्रेफाइट अपने पास क्या हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। एक आप इसमें लिख सकते हो डायमंड, डायमंड अपने पास नॉन मेटल होता है पर फिर भी वो क्या होता है, चमकता है। और इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो आयोडीन लिख दो, ठीक है, आयोडीन भी अपने पास क्या होती है, पर्पल कलर की या ऐसे वॉयलेट कलर की से आपके यहाँ पे चमकती हुई दिखाई देगी। तो ये सबसे पहला हो गया लस्टर, ठीक है। उसके बाद अपने पास दूसरा यहाँ पे है स्टेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टेट। देखो जनरली अपने पास देखा जाता है कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी ठोस अवस्था में दिखेंगे आपको, ठीक है। और इसमें जो एक्सेप्शन रहेगा आपके पास वो कौन सा हो जाएगा भाई, वो एक्सेप्शन आपके यहाँ पे ये दिख जाएगा कि
मरकरी हो गया, ठीक है, और गैलियम हो गया। अब मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे अपने पास क्या होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, और गैलियम अपने पास हथेली के तापमान पे क्या हो जाता है, ये पिघल जाता है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर रहेंगे, बाकी सारे क्या होंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर रहेंगे। तो ये इसके एक्सेप्शन हो गए। नॉन मेटल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नॉन मेटल में अपने पास क्या होता है, तीनों यहाँ पे दिखती है, सॉलिड भी, गैस भी और लिक्विड भी। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था शुरुआत में ही। जैसे सॉलिड मेरे पास कार्बन हो गया, सल्फर, सेलूरियम, आयोडीन, ये सारे हो गए। गैसेज में जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, तो ये सारे क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में रहते हैं। लिक्विड में भी मैंने बताया था Br2, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे स्टेट हो गया। तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो कौन सा आ जाएगा अपने पास है, हार्डनेस। हार्डनेस की अगर बात की जाए, हार्डनेस की अगर बात की जाए तो सॉलिड्स अपने पास जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। जनरली अपने पास क्या होंगे, यहाँ पे हार्ड होंगे। एक्सेप्शन इसका अपने पास कौन सा आ जाएगा, जो हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। एक तो मरकरी हो जाएगा, भाई साफ दिख ही रहा है कि मरकरी तो लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो सॉलिड कहाँ से हो जाएगी, हार्ड ही नहीं होगी ये। ऐसे ही गैलियम हो जाएगा, परंतु इसके साथ आपको किसको ले लेना है, सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम और पोटेशियम उतने अपने पास हार्ड नहीं होते, इसको चाकू की सहायता से आप काट सकते हो, ठीक है। दे कैन कट विथ नाइफ, इनको आप क्या कर सकते हो, चाकू की सहायता से काट भी सकते हो। तो ये एक्सेप्शन हो गए, मरकरी, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम। जबकि अपने पास नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स अपने पास कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। एक्सेप्शन अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो इसका, तो एक्सेप्शन इसमें कौन सा आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा। हीरा अब तक का खोजा गया सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये हो गई अपने पास हार्डनेस के बारे में बात, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसकी आ जाएगी, डक्टिलिटी की, ठीक है। किसकी बात हो गई, डक्टिलिटी। देखो डक्टिलिटी क्या होती है अपने पास है, डक्टिलिटी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी मटेरियल को खींच के और उसके क्या कर सकते हैं, लंबे लंबे तार बना सकते हैं। समझ में आ गई बात ये। डक्टिलिटी अपने पास क्या होती है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे अपन क्या कर सकते हैं, उसको खींच के और पतले पतले तार बना दें, ठीक है, लंबे और पतले तार बना दें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। और जो मेटल्स अपने पास होते हैं, मेटल्स आर क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी मेटल को खींच के तार बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखते हो कॉपर वगैरह का ये हो गया। अब सिल्वर अपने पास, गोल्ड का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। गोल्ड को अपने पास देखो, अगर अपने पास क्या है कि 2 ग्राम अगर अपने पास गोल्ड है तो उससे लगभग 1 किलोमीटर तक का लंबा तार यहाँ पे बनाया जा सकता है। और टंगस्टन के जो तार होते हैं, ठीक है, टंगस्टन भी एक मेटल है, तो टंगस्टन जो होती है, टंगस्टन के तार इतने अपने पास पतले होते हैं कि उनको खींच के अपन क्या कर सकते हैं, इतने बना सकते हैं कि वो उसके तार क्या हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे, दिखना तक बंद हो जाते हैं, इतने लंबे तार खींच जाते हैं इसके, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन कौन सा हो जाएगा, जिसके वायर नहीं बनाए जा सकते। तो वायर इसके नहीं बना जा सकते, एक तो मरकरी का, मरकरी के कोई वायर नहीं होते हैं, गैलियम के कोई वायर नहीं होते, ठीक है, मरकरी के, गैलियम के कोई वायर नहीं होते। प्लस आप यहाँ पे कौन से लिख सकते हो, सोडियम के कोई तार नहीं होते, पोटेशियम के कोई तार नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक जिंक भी लिख लो, जिंक मैं बताऊंगा अभी क्यों लिखा है यहाँ पे। और नॉन मेटल्स अपने पास क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये अपने पास क्या होते हैं, डक्टिलिटीज को शो नहीं करते। और जो शो करते हैं नॉन मेटल में, जो एक्सेप्शन आपको मिलेगा वो मिल जाएगा, एक तो कार्बन फाइबर। देखो कार्बन के कुछ फाइबर्स होते हैं, तार होते हैं, तो कार्बन के अपने पास तार बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा किसके बारे में, अपने पास 5वीं इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी अपने पास मेलिएबिलिटी की। और अगर अपन यहाँ पे बात करें मेलिएबिलिटी की, तो मेलिएबिलिटी क्या होता है, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी अपने पास मेटल हो जिसको पीट पीट के अपने पास क्या कर दें, एकदम पतली चादर बना दें, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी मेटल की या नॉन मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे अपन क्या करें, उसको पीट के और उसकी पतली चादर बना दें, उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और अपने पास जो मेटल्स होते हैं वो अपने पास क्या हो जाएंगे, मेलिएबल होते हैं। मेटल्स की चादर बनती है, बहुत सारी आपने देखी होगी, जैसे कि सिल्वर फॉइल होता है, आप क्या करते हो, अपनी जो रोटी वगैरह होती है तो उसके अंदर रखी जाती है, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है।
सिल्वर के अपने पास वर्ग होते हैं जो कि अपने पास कतली के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अपने पास देखते हो ना कि उसको इतना पतला कर दिया जाता है अपने पास पीट पीट के, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेलिएबिलिटी कहलाती है। बाकी इसके अंदर सेम के सेम आपके एक्सेप्शन आ जाएंगे जो ऊपर वाले में आपने डक्टिलिटी में लिखे, तो डक्टिलिटी के सेम एक्सेप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और नॉन मेटल होते हैं वो अपने पास है, नॉन मेटल अपने पास क्या होंगे यहाँ पे, नॉन मेलिएबल होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ये अपने पास किसी भी प्रकार की मेलिएबिलिटी को शो नहीं करते हैं, विथ कोई भी इसके एक्सेप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। छठा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा डेंसिटी के बारे में। देखो डेंसिटी अगर बात करें तो मेटल की क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। मेटल की अपने पास क्या होती है, यहाँ पे हाई डेंसिटी होती है। देखो अगर मैं आपको बताऊँ तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 1 मीटर क्यूब का मान लो एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान लो मैंने एक वॉल्यूम लिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसके अंदर कितना मास भरा होगा, मान लो मैंने कह दिया कि 3 ग्राम है, तो डेंसिटी अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी अपने पास 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होता है अपने पास। और डेंसिटी मेटल की अपने पास क्या होती है, हाई होती है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम बहुत सारा मास है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, बहुत सारा वेट इसके अंदर आ जाता है। तो इसकी अपने पास क्या होती है, डेंसिटी अपने पास हाई होती है। और एक्सेप्शन जिसमें अपने पास यहाँ पे डेंसिटी आपको लो देखने को मिलेगी वो अपने पास हो जाएंगे कौन से, एक तो सोडियम और एक अपने पास क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। मरकरी की तो अपने पास अच्छी खासी क्या होती है यहाँ पे डेंसिटी होती है, तो मरकरी को यहाँ पे मत लिखना आप। तो सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी क्या होती है, बहुत वीक होती है, जिसके वजह से अपन इनको क्या होता है, डेंसिटी बहुत कम होने की वजह से, यूनिट वॉल्यूम में इनका मास बहुत कम होता है, तो इस वजह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, नाइफ की सहायता से यानी चाकू की सहायता से काट सकते हैं। नॉन मेटल की डेंसिटी अपने पास बहुत कम होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स की अपने पास क्या होती है, डेंसिटी होती है वो लो होती है। पर इसमें भी आपको कुछ एक्सेप्शन दिख जाएंगे जिसकी अपने पास क्या होती है, डेंसिटी अच्छी खासी होती है। जैसे डायमंड हो गया, ठीक है, डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो हार्डेस्ट मटेरियल है। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस अपने पास क्या होता है, ब्रिटलनेस। देखो अगर ब्रिटलनेस के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो ब्रिटलनेस अपने पास हो जाएगा कि हथौड़े से अगर किसी के ऊपर मान लो फोर्स लगाया जाए तो वो टूट जाए, ठीक है। हथौड़े के ऊपर मान लो क्या कोई मेटल लिया या नॉन मेटल लिया और उसको अपन ने क्या किया, एक हथौड़े से उसके ऊपर पिटा यानी फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाते अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ब्रिटलनेस कहलाती है। जैसे कोयले को लो, कोयले के ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स लगाओगे तो कोयले क्या हो जाएगा अपने पास, बुरबुरा होता है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास है, टूट जाएगा, तो वो ब्रिटलनेस होती है। देखो मेटल्स अपने पास है ब्रिटल नहीं होते, ठीक है, मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, ये आपको ध्यान में रखना है। मेटल अपने पास ब्रिटल नहीं होते हैं, परंतु इसमें आपको एक एक्सेप्शन दिखेगा मेटल में, जो कि है जिंक। जिंक पे अपने पास थोड़ा बहुत फोर्स लगाते ही क्या होता है अपने पास, वो टूट जाता है, इस वजह से अपने पास वो डक्टाइल भी नहीं होता और मेलिएबल भी नहीं होता। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नॉन मेटल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नॉन मेटल अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यार हाँ, तो नॉन मेटल्स अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स में आप यहाँ पे देखोगे कि ये अपने पास क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। पर एक्सेप्शन आपको यहाँ पे मिलता है इसमें, पर एक्सेप्शन इसका कौन सा हो जाएगा अपने पास, एक सिलिका आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, और एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायमंड। इनके ऊपर फोर्स लगाने पे ये टूटते नहीं है, तो ये अपने पास हो गए। समझ में आ गई होगी बात ये। तो लस्टर स्टेट के बारे में बात कर दी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, डेंसिटी एंड ब्रिटलनेस, ठीक है। इन इतने के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आगे के जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आगे की ये प्रॉपर्टी अपन देखते हैं किस टाइप की यहाँ पे प्रॉपर्टी अपन को मिलने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे, आगे की कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है अपन को, इतना काफ़ी होगा बोर्ड, ठीक है। देखो हाँ, समझ में आ रहा है ना, एकदम बराबर सारे एक्सेप्शन वगैरह एकदम सही ढंग से समझ में आने चाहिए आपको। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में आपके इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर हो जाए
इसके असाइनमेंट मिला लेना, ठीक है, ताकि एकदम क्लियरिटी हो जाए आपकी। नेक्स्ट देखो, तो ब्रिटलनेस की बात तो हो गई अपने पास। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सोनोरस रह गया बीच में। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस अपने पास ये प्रॉपर्टी है कि किसी को भी अगर अपन क्या करें हैमर की सहायता से उसके ऊपर मान लो थोड़ा बहुत फोर्स लगाएं तो जैसे घंटी जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। कैसी आवाज़ आती है यहाँ पे? घंटी जैसी आवाज़ आएगी। तो पीटने पे अगर अपने पास क्या वो साउंड निकले तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? सोनोरस बोलते हैं। और सोनोरस जैसे आप देखते हो मंदिरों में जो घंटियाँ होती है वो मेटल की बनी होती है। तो अपने पास क्या होता है किसी को भी मान लो थोड़ा बहुत भी अगर मान लो टच किया या फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स लगाया तो वो अपने पास क्या होगा? रिंगिंग बेल या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हो साउंड आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो मेटल अपने पास सोनोरस शो करते हैं, जबकि अपने पास नॉन मेटल नहीं करते, विद नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ को आप छोड़ सकते हो जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह हो गए। और तो अपन ने बात कर ली कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स अपने पास क्या होते हैं? मेटल्स अपने पास गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मेटल्स अपने पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया कंडक्टर होते हैं और हीट के भी। यानी कि देखो कंडक्टर का क्या मतलब है? जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो अपने पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जिसमें से हीट पास हो सकती है, जैसे मान लो लोहा होता है तो लोहे को एक तरफ से गर्म करो दूसरी जगह पे हीट पहुंच जाएगी, यानी हीट ट्रांसफर हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो ऐसे अपने पास क्या हो गया कि मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल अपने अंदर से हीट को भी पास कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा दिखने वाला है वो देख लो। वो मेटल जो अपने पास यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पे कौन सा मिलेगा वो देखो, वो हो जाएगा अपने पास टंगस्टन, ठीक है। तो जो टंगस्टन होता है अपने पास वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ यहाँ पे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगा। और नॉन मेटल अपने पास क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स, ये नॉन मेटल्स अपने पास क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल अपने पास क्या हो जाएंगे? यहाँ पे बैड कंडक्टर हो जाएंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें आपको एक्सेप्शन कौन सा दिखेगा वो देखो। एक्सेप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है पर अपने अंदर से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकता है। फिर उसके बाद बात करें तो कार्बन फाइबर आप यहाँ पे उठा लो, कार्बन फाइबर्स भी अपने पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। तो ये नॉन मेटल के अपने पास है, इसके एक्सेप्शन आ जाएंगे कंडक्टिविटी पे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हो गया एटोमिसिटी, ठीक है, एटोमिसिटी। तो देखो एटोमिसिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एटोमिसिटी में आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेटल्स अपने पास क्या होते हैं? मोनो एटोमिक में पाए जाते हैं, ठीक है, मोनो एटोमिक में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम लिखते हो तो अन्य लिखते हो, अन्य टू थोड़ी लिखते हो, ठीक है। तो एक ही एटम में पाए जाते हैं ये, तो मोनो एटोमिक हो गए। जैसे पोटेशियम हो गया, रुबीडियम, सीजियम, जिंक, आयरन, तो ये आप ऐसे लिखते हो ना, तो ये क्या होते हैं? मोनो एटोमिक होते हैं। जबकि अपने पास नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल अपने पास मोनो एटोमिक भी दिखते हैं, ठीक है, डाई एटोमिक भी दिखेंगे और आपको साथ ही साथ यहाँ पे पॉली एटोमिक भी दिखते हैं, ठीक है। जैसे मोनो एटोमिक में हीलियम, नियोन वगैरह ये हैं, आर्गन, क्रिप्टन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अपने पास मोनो एटोमिक हो जाएंगे। डाई एटोमिक में जैसे अपने पास H2, Cl2, Br2, F2, N2, ठीक है, O2, तो ये सारे क्या हो गए? डाई एटोमिक में दो एटम में पाए जाते हैं। पॉली एटोमिक में मतलब क्या हो गया? दो से ज़्यादा एटम में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस अपने पास P4 के रूप में मिलता है। सल्फर जैसे S8 के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट अपने पास है नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड की अगर बात करें तो जो मेटल का ऑक्साइड होगा, मेटल का ऑक्साइड जैसे अपने पास ये हो गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये सारे अपने पास क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड होते हैं। और मेटल के ऑक्साइड अपने पास क्या होते हैं? बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। ये अपने पास कैसा कैरेक्टर रखते हैं? बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। यानी कि क्या होंगे? ये स्वाद में क्या होंगे? कड़वे होंगे। और बेसिक कैरेक्टर है तो अपने पास नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या करेगा? बेसिक में अपने पास क्या होता है बताओ? कौन सा लिटमस पेपर यहाँ पे आप डालोगे? कौन सा डालोगे? रेड। तो रेड जो लिटमस पेपर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने पास है ब्लू लिटमस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इनका अगर आप यहाँ पे देखो तो नेचर आपको यहाँ पे कैसी मिलेगी? नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड।
नॉन मेटल की जो अपने पास ऑक्साइड होगी, जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, CO2, SO2, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होती है, ये अपने पास नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है जो कि एसिडिक नेचर की होगी। और एसिडिक होगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्लू लिटमस है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड बेस में आपने पढ़ा था ना ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूँ इन दोनों में, मेटल नॉन मेटल में, तो एक्सेप्शन इनका आता है अपने पास किस में, एक्सेप्शन आपका यहाँ पे किस में आ जाएगा, एम्फोटेरिक में, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर। तो जो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड होते हैं वो अपने पास यहाँ पे क्या होंगे, इसमें एक्सेप्शन आ जाएंगे। जैसे कि अपने पास बात करूँ Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये कई बार एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, कई बार बेसिक भी शो करता है अकॉर्डिंग टू मीडियम। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। और वहाँ पर भी अपन को देखने को मिलता है, जैसे H2O हो गया। अब H2O कई बार एसिडिक में भी दिखता है, कई बार बेसिक में भी अपने पास दिख जाता है। तो H2O कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक नेचर का हो जाएगा। तो इसका एक्सेप्शन हो गया अपने पास एम्फोटेरिक नेचर। समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास सारे प्रॉपर्टीज हो गई। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दे दिए नॉन मेटल मेटल की शुरुआत में, तो ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास हो गया मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी सारी अपन ने डिस्कस कर ली। और अगला अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इन सब चीज़ों को देखो, याद करो, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे अपन अध्ययन करेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो आपके सिलेबस में केवल केमिकल प्रॉपर्टी दे रखी है मेटल की, तो पहले उसी के बारे में पढ़ लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। देखो मेटल्स के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली अगर आप यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो जितने भी मेटल है वो क्या करते हैं, अपने पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, अपना मेटल का ऑक्साइड बना लेंगे। समझ में आ गई बात ये चीज़ है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे सोडियम लिया, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। ऐसे मैग्नीशियम अपने पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, ऑक्साइड बना लेगा, Al2O3। ऐसे ही आयरन भी ऑक्साइड बना लेगा अपना, ठीक है, FeO भी बनता है, Fe2O3 भी बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये हो गया अपने पास यहाँ पे क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने पास यहाँ पे रिएक्शन करोगे तो इसका मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और जैसा कि मैंने बताया था मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होंगे। दूसरा अपने पास हो जाएगा किसके साथ, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन होगी। अब अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराना चाहूँ तो सबसे पहले आप ये सीरीज़ लिख लो। यहाँ पे आपके पास सीरीज़ आ जाएगी, रिएक्टिविटी सीरीज़, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोल्ड है आपका, ऐसे याद रखो, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोल्ड है आपका। ये देखो आप आ रहा है ना, AgAUPT, ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ये हो जाएगा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये सारे हो गए। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि यहाँ तक अपने पास ये जो एलिमेंट है ना, इससे ऊपर वाले, इस लाइन से ऊपर वाले, ये सारे ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, रिएक्ट्स विथ वाटर, ये सारे रिएक्ट्स विथ वाटर होंगे। और इससे नीचे वाले ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने पास वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो चाहे लेड लिख दे, चाहे कॉपर मरकरी हो, चाहे अपने पास सिल्वर हो, गोल्ड हो या प्लेटिनम हो, ठीक है। अपन को पता है ना भाई, गोल्ड के ऑर्नामेंट, सिल्वर के ऑर्नामेंट अपन क्या होते हैं, हाथों में ये पहनते ही हैं, जेवरात वगैरह हो गए और हो गए, तो ये पानी के साथ रिएक्ट थोड़ी करते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये सारे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। इसमें से अपने पास क्या होता है, देखो सोडियम और पोटेशियम, ये अपने पास क्या होते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी ठंडे पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। और ये रिएक्शन वोलेटली होती है। वोलेटली मतलब क्या हो गया अपने पास यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन होती है इनकी। कैल्शियम भी क्या करता है, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है, बट यहाँ पे उतनी क्या होती है, यहाँ पे कोई खतरनाक रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो कोई वॉयलेट रिएक्शन नहीं होगी।
और मैग्नीशियम अपने पास क्या होता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यानी गर्म पानी के साथ, ठीक है। और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये अपने पास क्या होते हैं, ये अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या करेंगे, यहाँ पे स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी भाप के साथ, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सोडियम या फिर पोटेशियम के साथ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को क्या डालूँ, वाटर में डाल दें, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ठंडा पानी होगा तो बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, KOH या NaOH, और साथ में अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो सोडियम एंड पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, अपने पास पानी से हल्के होते हैं, तो इसलिए ये क्या करेंगे, दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। वाटर की सरफेस पे ये अपने पास क्या करेंगे, यहाँ पे तैरते रहेंगे। समझ में आ गई बात ये। तो तैरते रहेंगे और ये अपने पास क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन क्या कर लेगा, ये कैच फायर, यहाँ से आग पकड़ लेगा, ठीक है, यहाँ से आग पकड़ लेगा। तो हाइड्रोजन गैस आग पकड़ के पॉप साउंड के साथ जलेगी। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि थोड़े समय के बाद आप यहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ पे पोटेशियम और जो सोडियम होते हैं ये भी क्या होते हैं, यहाँ पे आग पकड़ देते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, कैच फायर, आग पकड़ेंगे। और आग पकड़ने के बाद यहाँ पे सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, गोल्डन येलो फ्लेम के साथ यहाँ पे जल जाएगा, ठीक है, यानी इसमें गोल्डन येलो कलर की आपके लपटें उठेगी। और पोटेशियम अपने पास लिलाक कलर के साथ यहाँ पे फ्लेम आपके देगा। लिलाक मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या होता है, वॉयलेट कलर आप मान सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया अपने पास रिएक्शन किसकी, सोडियम और पोटेशियम की। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैल्शियम की। कैल्शियम भी क्या होगा, अपने पास यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको क्या देखना है कि कैल्शियम अपने पास क्या होता है, भारी होता है जल से, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पानी के अंदर। डूबने के बाद अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जैसे निकलेगी ना, तो बाद में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के साथ ये कैल्शियम क्या होगा, चिपक के, और बाद में ये क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पहले कैल्शियम नीचे डूब गया, फिर जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आपको उभरते हुए दिखाई देंगे। और जैसे इन बुलबुलों को आप क्या करोगे, आप देखोगे गौर से, तो कैल्शियम फिर क्या होगा, इन हाइड्रोजन के बुलबुलों के साथ ऊपर उठने लगेगी, जिससे अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो टन्स क्या हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, ठीक है। और कोई रिएक्शन वायलेट नहीं होती, हाइड्रोजन गैस यहाँ आग नहीं पकड़ती है। नेक्स्ट आ जाओ अपने पास यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, तीसरा अपने पास है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर अपन क्या कराएं, वाटर के साथ करा दें और हॉट वाटर रखें, तो यहाँ पे आपके क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और थोड़े समय के बाद आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे कोई भी आपको ये जो रिएक्शन है स्टीम के साथ या फिर आपके कोल्ड वाटर के साथ ना होकर हॉट वाटर के साथ होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और बाद में आप देखोगे कि वाटर का जो कलर होगा वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। अब आ जाओ अपने पास कौन सा, यहाँ पे ये जितने भी हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, और कौन सा हो गया, आयरन हो गया क्या, और जिंक हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने पास स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी भाप। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है, ये अपने पास भाप के साथ रिएक्शन करेंगे और अपना यहाँ पे क्या कर लेंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। बाकी सब में हाइड्रोक्साइड बनाए, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पर यहाँ अपने पास क्या होगा, यहाँ आप देखोगे कि Al2O3 बनेगा, यहाँ Fe2O3 बन जाएगा, या कई बार FeO भी बनता है, और जिंक ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अपने पास यहाँ पे दो हो गई ना, वाटर के साथ हो गई, और नीचे वाले तो वो अपने पास वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ही नहीं। तीसरा अपने पास हो जाएगा किसके साथ, रिएक्शन विथ एसिड, यानी एसिड के साथ रिएक्शन।
अब एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होती है वो देखो, अगर एसिड की रिएक्शन अपन मेटल के साथ कराते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगर मैं बात करूँ सोडियम और पोटेशियम की, तो इसकी रिएक्शन अगर अपने पास है कोई भी मान लो जैसे डाइल्यूट एसिड के साथ करा दिया, मान लो डाइल्यूट HCl ले लिया और डाइल्यूट मान लो इसमें H2SO4 ले लिया, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी ये रिएक्शन। और ये इतनी अपने पास फास्ट रिएक्शन होती है कि सोडियम पोटेशियम हाथों हाथ क्या होते हैं यहाँ पे जलने लगते हैं और आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए ये लेबोरेटरी में क्या है कराई नहीं जाती, थोड़ी सी क्या होती है हार्मफुल रिएक्शन होती है, फिर भी रिएक्शन तो होती है अपने पास है। ये हो गया। और जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में मान लो मैंने डाइल्यूट HCl डाल दिया, तो भी अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, यहाँ पे जिंक डाल दिया, ठीक है, तो जिंक डालने के बाद मान लो मैंने यहाँ पे डाइल्यूट HCl लगा दिया, तो भी अपने पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस, सॉरी ये जिंक अपने पास क्या होगा, क्लोराइड बनेगा ZnCl2 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर आपको बोले कि इन चार रिएक्शन में से फास्ट कौन सी होगी, ठीक है, इसको जब जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं या फिर रिएक्टिविटी, तो इसमें से देखो रिएक्टिविटी या रेट की अगर बात की जाए यानी जल्दी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ठीक है, जल्दी रिएक्शन के लिए क्या होगा, जो अपने पास रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है उसकी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। जैसे अपने पास कौन कौन से अपन ने मेटल लिए थे, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया है, मैग्नीशियम लिया है और जिंक लिया है, ये लिए थे ना, इसमें से सबसे ऊपर पोटेशियम है, तो पोटेशियम वाले की रेट अपने पास ज़्यादा हो जाएगी, फिर सोडियम की आएगी, फिर अपने पास मैग्नीशियम की और बाद में किसकी आ जाएगी, जिंक की आएगी। ये इसके पास क्या हो जाएगा, अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास हो गई क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, कि मेटल मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल और मेटल नॉन मेटल के बीच में अपने पास कैसा बॉन्ड बनता है। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसमें, मेटल और मेटल की, तो मेटल मेटल हमेशा मिल के क्या करते हैं, यहाँ पे अगर सेम मेटल है तब तो अपने पास उसकी मेटल की शीट्स बन जाएगी जिसमें अपने पास मेटलिक बॉन्डिंग हो जाएगी। और ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में सब कुछ भी नहीं दे रखा है, बस आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। और अगर अलग अलग प्रकार के मेटल होंगे तो अपने पास यहाँ पे बनाएगा एलॉय, ठीक है, तब अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलॉय फॉर्मेशन हो जाएगा। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है अपने पास, एलॉय का मतलब होता है कि दो एलिमेंट का, ठीक है, दो एलिमेंट्स का यहाँ पे मिक्स हो जाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो अलग अलग मेटल हो गए, अलग अलग मेटल होंगे तो एलॉय बनेगा। जैसे कि मान लो आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ब्रॉन्ज का, ठीक है, ब्रॉन्ज का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें अपने पास क्या होता है, देखो ब्रॉन्ज क्या होता है, कांसा होता है और कांसे के अंदर दो मेटल होती है, कॉपर और यहाँ पे टिन, दो यहाँ पे होती है। और जैसे ब्रास की अगर मैं बात करूँ तो ब्रास जैसे होता है अपने पास पीतल, ठीक है, तो पीतल के अंदर अपने पास क्या होता है, यहाँ पे पीतल में आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जिंक और टिन का यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मेटल मेटल की रिएक्शन होती है तो अपने पास या तो क्या हो जाएगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी और सीट बन जाएगी अपने पास मेटालिक से, और या फिर एलॉय फॉर्मेशन हो जाती है। पर अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ किसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल की कैसी रिएक्शन होती है, तो मेटल और नॉन मेटल की अपने पास रिएक्शन कैसी होती है, यहाँ पे ये अपने पास होती है आयनिक रिएक्शन होती है। यानी यहाँ पे क्या होता है अपने पास, यहाँ पे अपने पास आप देखोगे कि आयनिक कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड, और आयनिक बॉन्ड बनता है यहाँ पे एलिमेंट के बीच में। तो अपन को आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड पढ़ने हैं। और अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, नॉन मेटल के बीच में, तो नॉन मेटल के बीच में अपने पास क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे और इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये अपने पास ध्यान में रखना है। तो अपन को कौन से पढ़ने हैं, अपन को ये पढ़ने हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। और कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल के बीच में बनेगा। समझ में आ गई बात, ये मेटल के बीच में तो मैंने बता ही दिया, ऐसा कुछ कहानी है, पर ये अपन को ध्यान में नहीं रखनी, छोड़ो इसको। तो मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बनता है और नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब अपन को ये देखने हैं, तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। देखो केमिकल बॉन्डिंग, देखो पहली बात ये क्यों होती है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, तो केमिकल बॉन्डिंग अपने पास होती है कि एलिमेंट्स जो अपने पास है,
ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल मैंने कितने बताए थे, 118 बताए थे, जिसमें से अपने पास 6 क्या थी, नोबल गैस थी। और नोबल गैस के अपने पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे अपने पास नियोन को उठा लो भाई, हीलियम को एक को छोड़ दो, उसमें 2 होते हैं, बाकी अपने पास क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपने पास क्या होता है, जैसे KLM इसका अगर लिखा जाए तो 2 और 8, ये देखो यहाँ पे लास्ट सेल के अंदर कितने हैं, 8 है, और हीलियम में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं भाई, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन हीलियम जैसा दिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि नोबल गैस सबसे ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहती है अपने पास। तो कौन रहती है मोनो एटॉमिक फॉर्म में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारे के सारे ये नोबल गैस है। और नोबल गैस इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल गैस है। ठीक है, तो बाकी एलिमेंट भी क्या करते हैं, नोबल गैस जैसा दिखने की कोशिश करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो हीलियम जैसा दिखना शुरू हो जाएगा ये। तो इससे ये क्या हो जाएगा, अपने पास हीलियम जैसा बनेगा, तो इसका भी नोबल गैस का जैसा अपने पास कन्फिग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और बाकी सारे एलिमेंट क्या करेंगे, अपने पास 8-8 इलेक्ट्रॉन लेने की आस रखते हैं। ठीक है, कि भाई अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी तरह से, तो अपन स्टेबल हो जाए। और हाइड्रोजन कोशिश करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास हो जाएं, तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इस वजह से अपने पास क्या होता है, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो टू अचीव, ठीक है, टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म क्या हो जाएंगे अपने पास है, कंपाउंड्स। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, और इसी से अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जिसमें से सबसे पहली केमिकल बॉन्डिंग अपन पढ़ रहे हैं आयनिक। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड्स, या फिर अपने पास यहाँ पे आयनिक बॉन्ड से क्या बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। तो इनके बारे में अपन को देखना है। इसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। और ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो मेटल होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होते हैं, डोनर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल हमेशा। और नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, सोडियम ले लिया। ठीक है, अब सोडियम अपने पास 11 पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, KLM ऐसे लिख दे, तो इसमें 2, 8 और 1 हो जाएगा। और अगर मैं क्लोरीन का लिखूँ तो क्लोरीन आएगा 17 पे, इसका क्या हो जाएगा, 2, 8 भाई 8, और यहाँ पे 2 कितने हो गए, 8 और 2 अपने पास यहाँ पे 10 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन में हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर देखो तो सोडियम को अगर यहाँ पे नोबल गैस जैसा दिखना है, तो अपने पास नोबल गैस कौन होगी, इसके पास वाली, सोडियम के पास वाली। भाई 11 पे आए तो ये 10 पे आता है ना, तो नियोन हो गई ना। तो नियोन इसके पास वाली नोबल गैस है, तो सोडियम चाहेगा अपन नियोन जैसा बन जाए। तो नियोन जैसा बनने के लिए ये यहाँ पे क्या करेगा बताओ, नियोन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई अपने पास एक काम करो, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दो, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे फिर क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन के पास वाली अपने पास है कौन सी हो जाएगी, नोबल गैस आर्गन हो जाएगी, जो कि 18 पे आती है। तो क्लोरीन क्या चाहेगा, क्लोरीन चाहेगा यार 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास आ जाए, तो अपन स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, आर्गन जैसा दिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, सोडियम बनेगा यहाँ पे Na+ में, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकल जाएगा। भाई इसमें 2, 8 और 1 थे, इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये किस जैसा बन गया, ये बन गया अपने पास नियोन जैसा। ऐसे क्लोरीन अपने पास किस में हो जाएगी, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगी, Cl- बना लेगी। तो इसमें पहले क्या था, 2, 8 और 7 थे, अब कितने हो गए, 2, 8, 8 हो गए। ठीक है, तो सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा, वही क्लोरीन लेके और क्या बना लेगा, Cl-। तो ये क्या हो गया, Na+ और ये क्या हो गया, Cl-। दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक के क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। समझ में आ गई बात। ये ऐसी बॉन्डिंग अपने पास यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो कंपाउंड बनेगा, इसको अपन बोल देंगे आयनिक कंपाउंड। और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गई बात। ये
तो ऐसे अपन को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। और अब अगर मैं प्रॉपर्टीज़ बात करूँ किसकी, आयनिक की, तो आयनिक की सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएंगी कि ये अपने पास क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो कि अपने पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज के बीच में अपने पास क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट अपने मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनके क्या होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई क्या होंगे अपने पास बॉइलिंग पॉइंट होंगे, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं ना, वो अपने पास क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होते हैं ये, देखो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये अपने पास होंगे किस में, सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में। और गुड कंडक्टर बन जाते हैं ये कब, गुड कंडक्टर अपने पास कब बन जाएंगे ये इलेक्ट्रिसिटी के, जब ये किस फॉर्म में होंगे, मोल्टन फॉर्म में होंगे, यानी कि इनको अगर पिघला दोगे तो अपने पास ये क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं अपने पास, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, इनसोल्यूबल अपने पास किस में होंगे, अपने पास कार्बनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। तो जो कार्बन के अपने पास जो सॉल्वेंट होंगे, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ठीक है, या फिर अपने पास क्लोरोफॉर्म वगैरह हो गया, तो इनके अंदर या फिर एसिटिक एसिड हो गया, तो ये अपने पास क्या होते हैं, कार्बनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो कार्बनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड अपने पास यहाँ पे क्या होंगे, है आर्गन, ये अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या बता दिया आपको, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया कि क्रिस्टलाइन ये सॉलिड होते हैं और ये हार्ड होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं अपने पास हार्ड होते हैं। दूसरा इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अपने पास क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। दूसरा मैंने यहाँ, तीसरा यहाँ पे क्या बताया कि आयनिक कंपाउंड्स अपने पास क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे कब, मोल्टन स्टेट के अंदर, यानी जब उनको पिघला दोगे तब तो वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। और अगर अपने पास इनको पिघलाया नहीं, ठीक है, अगर पिघलाया नहीं और सॉलिड फॉर्म में है अगर ये, तो अपने पास ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, सॉल्युबल होंगे ये वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल होंगे ये कोवेलेंट, या फिर जो अपने पास यहाँ पे जो कार्बनिक जो सॉल्वेंट होंगे उनके अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो जो ये आयनिक कंपाउंड बना ना, इस आयनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके हो जाएगा कौन सा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड। तो नॉन मेटल के बीच में देखो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड से बनकर जो कंपाउंड बनेगा उसको अपन क्या बोल देंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बोल देंगे। समझ में आ गई मेरी बात, ये नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने पास कंपाउंड बनेगा उसको अपन क्या बोल देंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बोल देंगे। ये किस वजह से बनता है, ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये अपने पास बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मान लो अपने पास हाइड्रोजन है H2, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन कहेगा यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक काम करते हैं साझेदारी कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, तू तेरा इलेक्ट्रॉन है वो मेरी तरफ भी खिसकाता रहे, मैं तेरे तरफ भी क्या करूँगा, खिसकाता रहूँगा, तो दोनों शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी इसमें ऐसे, और शेयरिंग होने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और एक बॉन्ड बनाए तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। समझ में आ गई बात ये। और जैसे मान लो दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मान लो O2 का ले लिया, तो ऑक्सीजन के पास अपने पास है, ऑक्सीजन अपने पास देखो, अगर देखो तो Kl यहाँ पे 2 हो जाएंगे और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके आउटर मोस्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही किसी दूसरे ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।
अब ये कहेगा यार मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके हैं, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तू 2 की शेयरिंग करवा दे, मैं भी तेरे को 2 दे दूंगा, तो दोनों अपन स्टेबल हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और ये कोवलेंट बॉन्ड कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2 बॉन्ड बने ने, और डबल बॉन्ड के अंदर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 की शेयरिंग हुई है, पर इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, पर टोटल इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कितनी शेयरिंग हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जैसे मान लो N2 की अगर मैं बात करूँ, तो नाइट्रोजन अपने पास क्या होगा, आउटर मोस्ट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। और दूसरा नाइट्रोजन होगा, उसके पास भी कुछ ऐसा ही सीन होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये कहेगा मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए, तू 3 की शेयरिंग करवा दे और मैं भी तेरे को 3 की शेयरिंग करवा दूंगा। तो ऐसे अपने पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों के पास। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ गई बात ये। और इनसे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये, और इन कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बने, और ये जो अपने पास कंपाउंड बने, कौन से, N2, O2, H2, ये सारे अपने पास क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। और इन कोवलेंट कंपाउंड की अगर प्रॉपर्टीज़ देखी जाए, तो सबसे पहले ये अपने पास क्या होंगे, या तो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, ज़्यादातर तो अपने पास कोवलेंट कंपाउंड गैसियस फॉर्म में ही मिलेंगे। कुछ लिक्विड के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, कुछ सॉलिड के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, पर उतने हार्ड नहीं होंगे, नॉट हार्ड। ठीक है, जैसे आयनिक अपने पास हार्ड थे ना, ये हार्ड नहीं होंगे। दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये क्या होते हैं, अपने पास बैड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से फ्लो नहीं करवा सकते, कुछ एक्सेप्शन तो मिल ही जाएंगे वैसे इसमें। और चौथा बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर ये नहीं घुलते, बट सोल्यूबल किसके अंदर हो जाएंगे, ये कार्बनिक सॉल्वेंट में ये अपने पास क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। तो कार्बनिक कंपाउंड के अंदर ये सोल्यूबल होंगे, पर वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपके पास हो गए क्या, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज, सारा कुछ मैंने बता दिया। इसको आप सही ढंग से देखो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ अपने यहाँ पे पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेन जो टॉपिक है वो मेटलर्जी है। पहले इनको समझो कि मिनरल क्या होते हैं और ओर क्या होते हैं। मिनरल अपने पास क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सॉलिड विच ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एंड मेटल इन कंबाइंड फॉर्म विद इट इज कॉल्ड मिनरल। यानी कि अपने पास वो सॉलिड जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, और कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में, यानी ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, और उसके अंदर मेटल क्या होती है, साथ में जुड़ी हुई होती है, तो उसको अपन और बोल देते हैं। ठीक है, और अपने मिनरल बोल देते हैं। और क्या होती है अपने पास, और हो जाएगी कि दोज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली, प्रॉफिटेबली एंड बेनिफिशियली, उसको अपन क्या बोल देंगे, और बोल देंगे। देखो, वो नेचुरली अकरिंग सॉलिड, यानी कि अपने पास नेचर के अंदर पाए जाने वाले सॉलिड जो क्या होते हैं, अपने पास अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, और उसके अंदर मेटल क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म में होती है, तो उसको मिनरल बोलते हैं। और अगर मिनरल में से आप क्या कर सकते हो, मेटल को बाहर निकाल सको इजीली, प्रॉफिटेबली, मतलब मुनाफा भी होना चाहिए, और बेनिफिशियली मतलब फ़ायदा भी हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, और बोल देंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास है NaCl ले लिया मैंने, और मान लो मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लिया। अब इसके अंदर देखो, मान लो ये अपने पास ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग सॉलिड है, और इसके अंदर अगर आप देखो तो मेटल कंबाइंड फॉर्म में है, सोडियम और सोडियम, दोनों के अंदर सोडियम है, तो ये दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे। पर मान लो कि अगर मेरे को इसमें से 1 टन सोडियम निकालना है, तो मान लो मेरे को खर्चा करना पड़ रहा है, मान लो यहाँ पे 1 लाख का। ठीक है, और इसमें से मान लो मेरे को 1 टन यहाँ पे सोडियम निकालने के लिए मान लो मेरे को 2 लाख का खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा कहाँ है, ज़्यादा इसमें फ़ायदा है ना। तो NaCl अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये, NaCl और हो जाएगा, जबकि ये और नहीं होगा। इसका मतलब एक सिंपल सी मैं यहाँ पे बात लिख सकता हूँ कि जितनी भी और है, ऑल ओर्स आर मिनरल, जितनी भी और जो है वो अपने पास क्या हो जाएंगी, मिनरल्स हो जाएगी। बट
ऑल अपने पास जो मिनरल हो वो आर अपने पास और हो, ये ज़रूरी नहीं है, इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए। क्या लिखा है मैंने कि जितनी भी और है वो सारी की सारी मिनरल है। जैसे Na2CO3 और NaCl, NaCl अपने पास और थी तो वो मिनरल भी तो थी, परंतु सारी की सारी मिनरल अपने पास और हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अपने पास Na2CO3 क्या था, अपने पास मिनरल था, और NaCl भी मिनरल था, परंतु इसमें से और कौन बनी अपने पास, NaCl, Na2CO3 तो नहीं बनी, ये नहीं बनी ना। तो इसका मतलब जितनी भी और है वो मिनरल होगी, पर सभी मिनरल ऑल हो ये ज़रूरी नहीं है। अब आ जाओ अपने पास मेटलर्जी पे। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी होती है अपने पास वो प्रोसेस जिसमें से और में से अपन क्या कर सके, मेटल को बाहर निकाल सके, उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, उस प्रोसेस को बोल देंगे मेटलर्जी बोल देंगे। समझ में आ गई बात? ये और में से मेटल अलग करना, ये जो प्रोसेस होती है इसको अपन क्या बोल देते हैं, मेटलर्जी बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? ये जैसे कि देखो मेटलर्जी के लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे जो स्टेप है वो है पल्वराइजेशन का। किसका है? पल्वराइजेशन का। अब पल्वराइजेशन के अंदर क्या होता है, देखो देखो पहले मैं सारी लिख देता हूँ। पल्वराइजेशन हो जाएगा, दूसरा अपने पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, या फिर बेनिफिकेशन ऑफ ओर, ठीक है, या फिर इसको और ड्रेसिंग भी बोला जाता है, ठीक है, और ड्रेसिंग। तीसरा अपने पास यहाँ पे रहेगा, तीसरा अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा, कन्वर्ट और इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। चौथा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन, किसका, ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा। और पांचवा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, क्रूड मेटल का अपने पास क्या हो जाएगा, रिफाइनिंग हो जाएगा। ये 5 स्टेप लगाए जाते हैं जब ओर में से मेटल बाहर निकालना होता है। तो पल्वराइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्ट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, फिर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, फिर रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। ये अपने पास क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोसेस है वो अपने पास क्या हो जाएंगे, किसी मेटलर्जिकल प्रोसेस में लगाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला अगर अपने पास बात करें तो अपने पास क्या होंगे, और के बहुत बड़े बड़े टुकड़े क्या होते हैं, अर्थ से निकल के आते हैं, अर्थ क्रस्ट से बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। तो उन टुकड़ों को क्या होता है, पहले पीसा जाता है, ठीक है, पीसा जाता है एकदम, मतलब महीन टुकड़े कर देते हैं, एकदम छोटे छोटे उसके क्या हो जाएंगे, एकदम बारीक टुकड़े कर देंगे, पाउडर के फॉर्म में उसको अपने क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों को कूट के, पीट के, छान के एकदम पाउडर के फॉर्म में करना, ये क्या होता है, पल्वराइजेशन होता है। दूसरा होता है अपने पास क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, पल्वराइजेशन। और पल्वराइजेशन के अंदर अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा क्रशिंग, ठीक है, एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो ये चीज समझ में आ गई। दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है, अपने पास जो ओर होती है उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं। किसको अलग करना है, इम्प्योरिटीज को अलग करना है, तो उसको अपन बोल देंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए अपने पास जो यहाँ पे मेथड्स है कुछ, जैसे कि हैंड पिकिंग हो गया, भाई जो अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करना है, तो सबसे पहले हैंड पिकिंग ले लिया। कुछ बड़े बड़े जो अपने पास है, जैसे कंकर पत्थर हो गए, लकड़ी के टुकड़े हो गए, तो इनको अपना हाथ से क्या कर सकते हैं, चुग सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। दूसरा अपने पास हो जाएगा ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में कब लगाते हैं, जब अपने पास और या इम्प्योरिटीज में से एक चीज़ हल्की होनी चाहिए। मान लो अपने पास इम्प्योरिटी क्या है, यहाँ पे लाइट वेट है, यानी ये हल्की है, और अपने पास हैवी है। तो इस केस में क्या होता है, एक ऐसे अपने ढालनुमा एक ऐसे मान लो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसके ऊपर क्या कर देंगे, ये और रख देंगे जिसके अंदर इम्प्योरिटी भी है और भी है, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस पर पानी डालेंगे, ठीक है, और ऊपर से ऐसे है कि और है वो अपन डालते रहेंगे इसे, ठीक है। तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे कि पानी है वो जाएगा, और हल्की होने की वजह से पानी के साथ क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो इम्प्योरिटी अपने पास नीचे की तरफ आ जाएगी। समझ में आ गई भाई बात है, इम्प्योरिटी हल्की थी, तो इम्प्योरिटी हल्की होने की वजह से यहाँ पानी के साथ तैरती हुई नीचे आ जाएगी, तो इम्प्योरिटी यहाँ हो गई, और अपने पास यहाँ रह जाएगी, तो ये हो गया। तीसरा अपने पास यहाँ पे होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन अपने पास कब लगाते हो, जब या तो और या तो अपने पास क्या हो,
या तो और होगा या तो अपने पास इम्प्योरिटी होगी। तो इन एक में से क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मान लो मैं मान लेता हूँ कि और के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जबकि अपने पास है इम्प्योरिटी के पास कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो अपने पास प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक है वो अपने पास मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है क्या, नहीं होता, तो वो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि अपने पास अगर लोहा हो यानी आयरन हो या स्टील हो तो वो अपने पास क्या होती है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या होता है देखो, ऐसे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, मैग्नेट के रोलर्स होते हैं और इनमें एक फट्टा बांध दिया जाता है ऐसे, ठीक है, जो कि बाद में मोटर द्वारा क्या होता है, ऑन किया जाता है। ऊपर से अपन क्या करेंगे, यहाँ और डालेंगे, यहाँ क्या डाल देंगे, और डालेंगे, तो और यहाँ नीचे गिरेगी और अपन इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये ऐसे फट्टा है वो घूमेगा घूमेगा तो और इसके क्या हो जाएगी, साथ साथ चलेगी, ठीक है। यहाँ मैंने दो कंटेनर यहाँ पे क्या कर दिए, दो मान लो यहाँ पे मैंने कंटेनर लगा दिए। अब ये जो अपने पास होंगे इसमें अपने पास क्या होगा देखो, जैसे ही ये इस इधर की तरफ आएंगे तो जो नॉन मैग्नेटिक होगी, जो मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, वो तो क्या हो जाएगी, इस कंटेनर में गिर जाएगी। और जो मैग्नेटिक होगी वो इस रोलर के चिपकी रहेगी, क्योंकि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट है। जैसे ही व्हील आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने पास जो मैग्नेटिक वाली है यानी और यहाँ आ जाएगी, और इस जगह अपने पास क्या आ जाएगी, इम्प्योरिटी आ जाएगी। समझ में आ गई बात ये। तो ये तीसरा मेथड हो गया इसका। चौथा अगर मैं बात करूँ तो चौथा यहाँ पे कंसंट्रेशन का होता है अपने पास क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन। और फ्रोथ फ्लोटेशन केवल किसके लिए लगाया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए लगाया जाता है। सल्फाइड ओर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो Ag2S है, ठीक है, या फिर मान लो अपने पास FeS है, ठीक है, या फिर मान लो Cu2S है। तो जो सल्फाइड की जो ओर होगी ना, जिसके अंदर सल्फर होना चाहिए, उन पे क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन लगाया जाता है। होता क्या है, इसमें एक कंटेनर ले लिया जाता है और इसके अंदर डाल देंगे क्या, और पानी, और साथ में क्या डाल देंगे, पाइन ऑयल डाल देंगे, ठीक है, चीड़ का तेल होता है। और इसमें अपने भर के और बाद में क्या करेंगे, ऐसे अपने एक सिस्टम लगा देंगे और इसमें क्या होंगे, ऐसे छेद होंगे, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, एयर को अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो कंप्रेस्ड एयर जब अंदर जाएगी तो यहाँ से एयर क्या होगी, इसके चारों तरफ ऐसे फैलने लगेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, झाग बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सल्फाइड की जो ओर होती है ना, वो क्या होती है अपने पास है उन बबल के साथ। जैसे मान लो कोई अपने बुलबुला उफड़ा, तो इस बुलबुले में क्या हो जाएगा, ये सल्फाइड की ओर, जैसे मान लो Cu2S है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी और बाद में क्या हो जाएंगे, झाग ऊपर आ जाएंगे। इन झाग को अलग कर लेंगे और इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला पल्वराइजेशन, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा हो जाएगा कन्वर्ट और इनटू, तीसरा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट और इनटू मेटल ऑक्साइड। अब आपको और को किस में बदलना है, मेटल ऑक्साइड में बदलना है। देखो कैसे बदलोगे, इसमें दो प्रोसेस लगते हैं, एक तो होता है रोस्टिंग का, ठीक है, एक होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है अपने पास है, रोस्टिंग में अपन क्या करते हैं, ओर को अपन गर्म करेंगे, ठीक है, हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई चालू रहनी चाहिए और यहाँ पे अपन ओर को गर्म करेंगे, तो रोस्टिंग कहलाती है। और अगर मैं ओर को यहाँ पे क्या करूँ, हीट करूँ, ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद रखें और ओर को सीधा गर्म करें, तो अपने पास कैल्सिनेशन होगा। और अगर ओर को गर्म करें और ऑक्सीजन की सप्लाई चालू रहे तो रोस्टिंग होगा। रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए लगती है, किसके लिए लगेगी, सल्फाइड ओर के लिए। जबकि अपने पास कैल्सिनेशन क्या होती है, अपने पास कैल्सिनेशन बाकी सब के लिए होगी, जैसे कार्बोनेट के लिए लगती है ये, ठीक है। तो कार्बोनेट में आप क्या करोगे, यहाँ पे कैल्सिनेशन लगा दो, सल्फाइड में रोस्टिंग लगा दो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ जिंक सल्फाइड लिख दिया। अब जिंक सल्फाइड है तो इसमें ऑक्सीजन थोड़ी है, नहीं है, तो इसमें आप क्या करोगे, ऑक्सीजन की सप्लाई चालू रखो और इसको गर्म कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में और SO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऑक्सीजन अंदर आने दो, SO2 बाहर चला जाएगा अपने पास, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। अब इसमें ऑक्सीजन पहले से है तो ऑक्सीजन और क्यों देनी, नहीं देनी है, तो अपने पास ऑक्सीजन की अपने पास अब्सेंस रख दो, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद रखो, डायरेक्ट गर्म कर दो, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास मेटल है वो अपने ऑक्साइड में आ गया। चौथा अपने पास क्या हो जाएगा, चौथा अपने पास हो जाएगा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब इस ऑक्सीजन को रिमूव करके मेटल भी तो बाहर निकालना है ना, तभी मेटल बाहर निकल पाएगा, अपने उसको यूज़ कर पाएंगे। तो क्या होता है देखो, अगर आपके पास आयरन की ऑक्साइड, ठीक है,
आयरन की ऑक्साइड और लेड की ऑक्साइड और कॉपर की अगर ऑक्साइड आपके पास है तो इसमें आपको क्या करना होता है, देखो इसमें आप चाहो तो कार्बन यूज़ में कर लो, चाहे तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ में कर लो, ठीक है, चाहो तो आप अमोनिया भी यूज़ में कर सकते हो। और इसमें आपको क्या करना होता है, थोड़ा गर्म करना होता है, इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोला जाता है। तो इसमें अपने पास क्या होता है, देखो इसमें आयरन अलग हो जाती है, ठीक है, और CO2 के ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और अगर इसमें देखोगे तो Pb और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास CO2 गैस बनेगी। इसमें अगर देखो तो अपने पास कॉपर है और CO गैस बन जाएगी, ठीक है। तो अगर कार्बन लिखा हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देना, कार्बन लिखा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देना, ठीक है। कार्बन लिखा है तो देखो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन को खींच लेंगे। तो ये अपने पास हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और अमोनिया, ये सारे अपने पास क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास सिल्वर का कोई ऑक्साइड है, ठीक है, या मरकरी का कोई ऑक्साइड है, तो ये अनस्टेबल होते हैं, तो इसको क्या करते हैं अपने पास डायरेक्ट गर्म कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास सिल्वर और मरकरी का अपने पास ये ऑक्साइड है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको डायरेक्ट गर्म कर दो, क्योंकि इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, डायरेक्ट अपने पास यहाँ पे अपने मेटल के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करो कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह, इनके जो अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं ऑक्साइड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने पास क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस होती है वो लगाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड भी होता है, तो ये अपने को नहीं पढ़ने। तो इनके स्टेबल होते हैं तो इसलिए इनका इतना ही ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन कराया जाएगा। जिंक ऑक्साइड की बात करो तो केवल इसमें क्या होता है, कार्बन लगाना होता है, केवल कार्बन, और किसी से भी नहीं होता ये रिड्यूस, ठीक है। तो ये मेटल आपको मिल गया ना। अब ये मेटल मिला है ना, तो ये अपने पास क्या होता है, इम्प्योर होता है, तो इसको प्योर करना पड़ता है। क्या होता है, ये इम्प्योर होता है, तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्योर करना पड़ता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब प्योर करने के लिए अपने पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, ठीक है भाई। यहाँ से जो आपको मेटल मिला है ना, आयरन, लेड, कॉपर, यहाँ से Ag मिल गया, यहाँ से मरकरी मिल गया, यहाँ से जिंक मिल गया, तो ये मेटल होते हैं, ये इम्प्योर होते हैं थोड़े, तो इनको प्योर करना पड़ेगा। तो 99.99% तक प्योर करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि अपने 5वां स्टेप हो जाएगा, 5th स्टेप, ठीक है। तो 5th स्टेप के अंदर क्या होता है अपने पास, यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो क्या करना है, कॉपर का ही एक सॉल्ट ले लो, जैसे मान लो मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट CuSO4, और वो भी एक्वस फॉर्म के अंदर। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, यहाँ पे क्या लगाओगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, और इनको क्या कर दो अपन, सेल से कनेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है, एक क्या कर देंगे, सेल से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे, वो इम्प्योर जो अपने पास है कॉपर, जो इम्प्योर कॉपर है वो यहाँ रख देंगे, और एक पतली अपने पास क्या हो जाएगी, कॉपर की छोटी क्या हो जाएगी, एकदम प्योर कॉपर, ठीक है। ये अपने पास क्या है, प्योर कॉपर है, और ये अपने पास क्या है, इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। और पॉजिटिव से जो कनेक्ट होती है उसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होती है उसको कैथोड बोलते हैं। अब ये जैसे सिस्टम स्टार्ट होगा, तो इस स्टार्टिंग सिस्टम में आप क्या देखोगे कि यहाँ से कॉपर आएगा, ठीक है, यहाँ से कॉपर आएगा, और कॉपर क्या करेगा, Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। तो Cu+2 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ दिए, जो कि घूमते हुए यहाँ आ जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, फिर Cu+2 ये जाके और यहाँ वापस चिपक जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। तो ऐसे अपने पास चलता रहेगा, और समय के साथ ये मोटा हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि कॉपर चिपक रहा है, इससे कॉपर उतर रहा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, और इस जगह पे इम्प्योरिटी इकट्ठी होती जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो गई, और ये अपने पास मेटलर्जी खत्म होती है, एंड मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर भी अपना यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।